वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सो भगवान, जिसमें विजय एंटोनी और स्वासिका लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मूवी के एंडिंग में रियल गांव और उन लोगों को दिखाया जाता है। इस मूवी से एक बात तो जरूर पता चलती है कि बदलाव एक से ही शुरू होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये रियल कहानी। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सेल्वी नाम की एक मिडिल एज औरत को दिखाया जाता है। जब सेल्वी अपने घर में दुखी हो रही होती है तो इसके दोनों बेटे इसको लगातार कॉल करते रहते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है भास्कर, छोटे बेटे का नाम विवेक। लेकिन सेल्वी किसी का भी फोन पिक ही नहीं करती। इसी दरमियान में केरला से एक बंदा सेल्वी को कॉल करने पर सेल्वी इसका फोन पिक करके कहने लगती है कि सर, मैं आपके यहाँ काम पर आना चाहती हूँ। वो बंदा पूछने लगता है कब आना चाहती हो। सेल्वी कहने लगती है कि सर, मैं अभी के अभी निकल रही हूँ, आ जाऊंगी सुबह तक। इस तरह से अपने कपड़े शपड़े पैक करके घर से बाहर निकलती है और इसी तरह से अपना फोन घर में ही छोड़कर जाती है। रास्ते में सेल्वी को कोई गांव वाला बंदा नजर आने पर सेल्वी उस बंदे को भी झूठ बताने लगती है कि किसी दूसरे गांव पर जा रही है। उसी वक्त मेन रोड से बस गुजरने लगती है। सेल्वी उस बस को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो बस नहीं रुकती। वहाँ पर सोचने लगती है, अरे यार, अगले बस तक मैं और कितना वेट करूँ, ये बस तो निकल गई। उसी वक्त कुछ क्रिश्चियंस वहाँ से गुजरने लगते हैं। इनको देखकर शायद सेल्वी झाड़ियों में छुप जाती है। उसी वक्त एक जंगली सुअर सेल्वी पर अटैक करने लगता है। सेल्वी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगती है। इसी भागम भागी में सेल्वी एक बड़े वाले कुएं में गिर जाती है और उसका सर एक पत्थर से टकराकर उसी पानी में ये बेहोश भी हो जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली सेल्वी का हस्बैंड कुछ कारणों की वजह से इस दुनिया से चल बसा। उस वक्त सेल्वी के वो 2 बच्चे छोटे बच्चे थे। एक दिन सेल्वी अपने सास ससुर से कहने लगती है कि माँ जी, मैं कल से काम पर जाना चाहती हूँ। अगर मेरे दोनों बच्चों को आप दोनों संभाल लोगे तो अच्छा होगा। वो दोनों कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते बेटा, एक बार अपने माँ बाप के पास जाकर देखो। मतलब ये दोनों इनडायरेक्टली सेल्वी से ही कहने लगते हैं कि उन दोनों की बच्चों की जिम्मेदारी ये नहीं लेना चाहते। तो सेल्वी इनकी बातें समझकर अपने माँ बाप के पास जाती है। एक्चुअली इसकी फैमिली में इसका एक बड़ा भाई और 2 बहनें होती है। तो सेल्वी अपनी माँ और फादर से कहने लगती है कि अगर आप दोनों में से कोई एक मेरे घर पर आकर रहेगा तो मैं काम पर जाऊंगी। लेकिन इसके माँ बाप भी बहाना बनाकर आने से मना कर देते हैं। इसकी माँ कहने लगती है कि तुम ही हमारे घर के पास आकर रह लो। लेकिन यहाँ पर ढंग की स्कूल नहीं होती। सेल्वी के घर के पास ही एक स्कूल होती है। उसी स्कूल में अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई करवाती रहती है। सेल्वी अपने माँ बाप से गुस्सा होकर अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर पर आ जाती है कि मैं खुद मेरे बच्चों को संभाल लूंगी, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए अब। उसके बाद एक दिन एक बहुत बड़ी स्कूल वाले इस गांव पर आकर सेल्वी से कहने लगती है कि आप अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में ज्वाइन करवाइए, वहाँ पर पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी, दोनों बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। सो सेल्वी भी अपने बच्चों को हॉस्टल भेजने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन भास्कर और विवेक अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अपनी माँ से बहुत झगड़ा करने लगते हैं। छोटा बेटा विवेक तो बहुत रोने लगता है। दूसरे दिन जब स्कूल की बस इन दोनों को लेने के लिए आती है तो छोटा बेटा दोबारा बहुत रोने लगता है कि माँ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सेल्वी बहुत ही मुश्किल से इन दोनों को उस बस के अंदर भेज ही देती है। बस के अंदर जाने के बावजूद भी ये दोनों बहुत रोने लगते हैं कि माँ, हम नहीं जाएंगे, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास ही रहेंगे। एक्चुअली सेल्वी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन इसकी भी एक मजबूरी है। वो बस थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। उस बस में से वो दोनों उतरकर अपनी माँ के पास भागे चले आते हैं। सेल्वी भी अपने आप को रोक नहीं पाती। ये भी अपने बच्चों की तरफ दौड़ने लगती है कि मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे पास। उसके बाद वो 2 बच्चे उसी गाँव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए अपनी माँ की मदद करते रहते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि सेल्वी को थोड़ी बहुत पढ़ाई आती है। सेल्वी बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। काफी जगहों पर कामकाज करने लगती है। टाउन के एक ट्रैवल एजेंसी में भी काम करती रहती है। देखते ही देखते वो 2 बच्चे बड़े होकर कॉलेज की पढ़ाई भी करने लगते हैं। टाउन के बहुत बड़े कॉलेज में उन दोनों का एडमिशन होता है। अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में ज्वाइन करवाकर सेल्वी वापस अपने घर पर आकर रेस्ट करने लगती है। इसी दरमियान में सेल्वी कुछ पुरानी बातों को याद करने लगती है। वो ये कि अब सेल्वी तो अपने घर में अकेली औरत है। जब इसके बच्चे घर पर मौजूद नहीं होते तो हर रात गांव का कोई न कोई मर्द इसके घर के पास आकर सेल्वी को बुलाने लगता। एक बंदा कहने लगता है कि सेल्वी, बस एक बार
खेत में आ जाओ ना, मैं तुम्हारे नाम पर आधी जमीन लिख दूंगा। दूसरा बंदा कहने लगता है कि सेल्वी, मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चों के लिए लोन ले रही हो। अरे वो पैसे मैं दे दूंगा, बस एक बार मेरे पास आ जाओ। लेकिन सेल्वी ने किसी को भी भाव नहीं दिया, बस अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने लगी, अपने बच्चों की परवरिश की। सेल्वी यही सोचने लगती है, क्या अकेली औरत को इज्जत की जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? काश ऐसा भी एक गांव होता तो अच्छा होता। खैर उसके बाद एक दिन सेल्वी के भाई की बेटी का मैच्योरिटी का फंक्शन चलते रहता है। तो इसी फंक्शन पर सेल्वी का भाई सारे लोगों में ये अनाउंसमेंट करने लगता है कि भास्कर और विवेक, इन दोनों में से एक बंदा मेरे घर का दामाद बनेगा। इसी गांव में पेरुमाल नाम का एक बंदा रहता है जो काफी दिनों से सेल्वी के ऊपर नजर रखे बैठा होता है, लेकिन ऑफकोर्स सेल्वी किसी को भी भाव नहीं दे रही होती। यह पेरुमाल कोई न कोई बात को लेकर उस सेल्वी पर शक करते रहता है। उसके बाद स्कूल टीचर सेल्वी के पास आकर ये पूछने लगता है कि सेल्वी, क्या तुम दोबारा शादी करना चाहती हो? यह सवाल सुनने के बाद सेल्वी बहुत ही दुखी होते हुए कुछ बातें बताने लगती है कि सर, अब मैं विधवा हूँ, समाज में हम विधवाओं की एक अलग ही वैल्यू है, किसी भी अच्छे फंक्शन पर नहीं जा सकते, किसी को भी आशीर्वाद नहीं दे सकते। लेकिन सर, मेरी भी बचपन से ही इच्छा है कि मैं भी दूसरों की तरह सज धजूं, लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अकेली औरत को समाज अलग ही नजरिए से देखते हैं। इस तरह से काफी सारी बातें बताने लगती है, मतलब इनडायरेक्टली ये कहने लगती है कि इसको भी दूसरी शादी करनी है। सो दूसरे दिन वो टीचर भास्कर को अपने पास बुलाकर सेल्वी की शादी के बारे में बात करने लगता है कि भास्कर, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो भी एक टीचर है, अगर तुम ओके कह दो तो हम दोबारा तुम्हारी माँ की शादी करवा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में तुम्हारी माँ से पूछा, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि अगर मेरे बच्चों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तुम्हारा क्या इरादा है? यह सुनने के बाद भास्कर कुछ भी जवाब ही नहीं देता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। भास्कर वापस अपने घर पर आकर अपनी माँ से बहुत गुस्सा करने लगता है। एक्चुअली सेल्वी को भी ये बात पता होती है कि उस टीचर ने भास्कर से इसकी शादी के बारे में बात की, तो पहले से ही सेल्वी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगती है कि पता नहीं इसका बेटा इसको किस नजरिए से दिखेगा। भास्कर अपनी माँ से बहुत गुस्सा करने लगता है कि इस उम्र में तुमको शादी की पड़ी है, अगर तुम शादी करोगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसी चीज से भास्कर बहुत ही डिस्टर्ब होकर ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाता, एग्जाम्स भी ढंग से नहीं लिखता। इसी दरमियान में सेल्वी उस ट्रैवल एजेंसी में काम स्टॉप करके केरला पर आती है किसी घर में काम करने के लिए। सेल्वी काफी सारी बार भास्कर को कॉल करने लगती है, लेकिन भास्कर अपनी माँ का फोन पिक ही नहीं करता। एक दिन सेल्वी जिस घर में काम कर रही होती है ना, अनजाने में सेल्वी वाइफ एंड हस्बैंड को कान करते हुए देख लेती है। वो देखकर सेल्वी बहुत ही शर्मिंदा होने लगती है और उसी तरह इसके अंदर थोड़े बहुत फीलिंग्स भी जागने लगते हैं। इस तरफ भास्कर दारू सिगरेट सब पीने लगता है भरोसे वाला। एक दिन सेल्वी उमान की पैसों की नोट पर भास्कर को ये लिखकर भेजती है कि मैं दोबारा शादी की बात नहीं करूंगी, तुम अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। भास्कर के कॉलेज में एक सिस्टर होती है जो भास्कर की बहुत हेल्प करने लगती है इसकी पढ़ाई में। बाद में भास्कर अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके दूसरी जॉब करने के बजाय एक कोचिंग सेंटर ओपन कर लेता है। उसके बाद सीन 5 साल के बाद शिफ्ट होता है। अब भास्कर के भाई विवेक के बारे में बात करें तो वो अभी भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है और उसी तरह संध्या नाम की एक लड़की से प्यार करते रहता है। एक दिन विवेक और संध्या बस के जरिए से वापस अपने गांव पर आने लगते हैं, लेकिन बस में सिर्फ एक ही स्लीपर सीट होती है, तो ये दोनों उसी सीट में एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद शॉकिंगली उस संध्या की माँ दूसरे गाँव से इस बस में आकर संध्या की चप्पल देखकर पहचान लेती है कि तो मेरी बेटी की चप्पल है। स्लीपर कोच में किसी लड़के की आवाज भी आती रहती है। उसके बाद क्या था, घर वापस आने के बाद संध्या की माँ संध्या को बहुत मारने पीटने लगती है कि हमने तुमको पढ़ाई के लिए शहर पर भेजा और तुम गुलछरे उड़ा रही हो। दूसरे दिन संध्या की माँ सेल्वी के पास आकर उसके बेटे के चप्पल उसके मुंह पर मारकर कहने लगती है कि अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी से दूर रहे। सेल्वी वापस घर पर आकर विवेक को बहुत डांटने लगती है कि मैंने तुमको पढ़ाई के लिए शहर पर भेजा और तुम बस में ही एक लड़की के साथ सोकर आ गए। विवेक कहने लगता है, अरे माँ, तुम जैसा सोच रही हो वैसा है नहीं, हम दोनों को सीट नहीं मिली, बस एक ही सीट में हम दोनों शेयर करके आ गए। सेल्वी पूछने लगती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है, तो विवेक संध्या के बारे में बताने लगता है कि बचपन से ही ये दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही कॉलेज में पढ़ाई की। सेल्वी कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूं। विवेक कहने लगता है कि माँ, मुझे तो छोड़ दो, तुम्हारा प्यारा बेटा है ना भास्कर, उसकी शादी करवाओ पहले। बाद में भास्कर सेल्वी को फोन करके कहने लगता है कि माँ, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, तुम दोबारा शादी कर लो माँ। यह सुनने के बाद सेल्वी के होश उड़ जाते हैं। भास्कर से गुस्सा होकर 2 दिनों तक उससे बात ही नहीं करती, लेकिन भास्कर बार बार अपनी माँ को कॉल करते रहता है।
समझाने की कोशिश करने लगता है। सेल्वी कहने लगती है कि 7 साल पहले मैंने तुमसे ये बात कही थी, अब मुझे शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है, इस बात को भूल जाओ। अरे अब तुम दोनों की शादी की उम्र है, इस उम्र में अगर मैं शादी कर लूंगी तो समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा। भास्कर कहने लगता है, अरे माँ तुम हमारी शादी के बारे में फिक्र छोड़ दो, हम हमारा देख लेंगे, पहले तुम शादी कर लो। इस तरह से भास्कर अपनी माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। एट द सेम टाइम विवेक भी अपनी माँ को टॉर्चर करने लगता है कि माँ तुम जल्द से जल्द भाई की शादी कर दो, संध्या के घर में प्रॉब्लम चल रही है, भास्कर की शादी होगी तभी तो बाद में मेरी शादी होगी। अब यहाँ पर विवेक को ये बात पता नहीं होती कि भास्कर अपनी माँ की शादी करवाना चाहता है। उसी तरह भास्कर डिसाइड कर चुका होता है कि जब तक ये अपनी माँ की शादी नहीं करवाएगा ये खुद शादी नहीं करेगा। अब फाइनली सेल्वी अपनी शादी के लिए मान जाती है, लेकिन भास्कर के सामने एक कंडीशन रखती है कि तुम पहले लड़की वालों को मेरी शादी के बारे में बताओगे, अगर उनको कोई एतराज ना हो तो मैं शादी कर लूंगी। यहाँ पर एक और बात यह है कि भास्कर और विवेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि ये दोनों अपने मामा की बेटी से शादी करे। खैर भास्कर मैट्रिमोनी में एक लड़की को देखा होता है, वंदना, उसकी फैमिली से मिलने के लिए आता है। वंदना की फैमिली वाले कंटेंट के दीवाने होते हैं, अपनी लाइफ में ये लोग जो भी करते वीडियो बनाकर अपने चैनल में पोस्ट करते रहते। अब वंदना को एक लड़का देखने के लिए आया है, इसकी भी वीडियो बनाने लगते हैं। बाद में भास्कर वंदना से मुलाकात करके पहले अपनी माँ के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली पहले मैं अपनी माँ की शादी करवाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना देख लूंगा, फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ बस। वंदना पूछने लगती है कि आप अपनी माँ की शादी क्यों करवाना चाहते हो। भास्कर एक छोटी सी बैक स्टोरी को बताने लगता है। भास्कर की पढ़ाई खत्म होने के बाद शहर में ही एक छोटे से रूम में रहा करता था, तो जब जब सेल्वी भास्कर के इस रूम पर आकर छोटे मोटे काम करने लगी थी, तो इसी दरमियान में एक दिन सेल्वी एक चूहे को पकड़ा बोन में। तो उस चूहे को देखकर भास्कर को ये रियलाइज हुआ कि इसकी माँ भी उसी चूहे की तरह है। तभी से डिसाइड कर लिया कि इसकी माँ की भी एक अपनी लाइफ है। इसकी माँ ने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर बिता दी। बाद में भास्कर एडवाइस लेने के लिए उस सिस्टर के पास जाता है जो उसके कॉलेज में थी। कहने लगता है कि सिस्टर, कुछ सालों पहले माँ ने कहा था कि वो शादी करेगी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब मुझे इस बात का रियलाइज होने लगा कि क्यों मैंने वो गलती की। माँ की भी अपनी खुद की जिंदगी है। वो सिस्टर भी समझाने लगती है, हाँ भास्कर तुमने सही सोचा, हर एक इंसान के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती है, खाना, सोना और एक पार्टनर की जरूरत। पहले के दो अगर नहीं रहेंगे तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जो तीसरा है ना, पार्टनर की जरूरत, फिजिकल नीड, उसके बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन वो इंसान अंदर ही अंदर मर जाता है। तुम्हारे माँ के अंदर भी इच्छाएं होंगी, लेकिन वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी से मजबूर है। तो इस तरह से वंदना को बताने पर वंदना भास्कर को बहुत अप्रिशिएट करने लगती है। भास्कर वंदना से एक डील बात करने लगता है कि ये दोनों शादी फिक्स होने का नाटक करेंगे। वंदना के पेरेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और उसी तरह भास्कर का सपना भी पूरा होगा। सो वंदना भी इसके लिए मान जाती है। बाद में भास्कर यही बात अपनी माँ को बताने पर अब ये परेशान हो जाती है, अरे लड़की वाले ऐसे कैसे मान लिया। खैर उसके बाद एक दिन विवेक भास्कर के रूम पर आकर इससे बहुत झगड़ा करने लगता है। मतलब विवेक को अब जाके ये बात पता चलती है कि भास्कर अपनी माँ की शादी करवाना चाहता है। 4 साल पहले भास्कर ने जो गलती की वही गलती अब विवेक कर रहा होता है। समझाने लगता है कि विवेक अभी तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। उसके बाद एक दिन भास्कर और विवेक वापस अपने घर पर आते हैं, तो इनका मामा इनके घर पर आकर हल्के से शादी की बात को छेड़ने लगता है। वो दोनों बहाना बनाने लगते हैं, अरे मामा अभी तुम्हारी बेटी छोटी बच्ची है, स्कूल में पढ़ रही है। इन दोनों का बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है। सेल्वी से कहने लगता है कि अगर इन दोनों में से किसी ने भी मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर की तरफ भी नहीं आऊंगा, डिसाइड कर लो फटाफट से। थोड़ी देर के बाद संध्या विवेक को कॉल करने लगती है। एक्चुअली विवेक ने ऑलरेडी संध्या को ये बात बता चुका होता है कि भास्कर इसकी माँ की शादी करवाना चाहता है। संध्या ने अपने घर में बहुत ही मुश्किल से विवेक के बारे में बताकर मनवाया। अगर इसके घर वालों को ये बात पता चली कि सेल्वी की दोबारा शादी होने वाली है तो ये रिश्ते को टोटली मना कर देंगे। सो विवेक कहने लगता है कि एक्चुअली संध्या भास्कर की बातों में भी दम है, मेरी माँ की भी एक पर्सनल लाइफ है ना, उसको जीने का मेरी माँ को हक है। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और उसी तरह से ब्रेकअप भी हो जाता है। विवेक की सारी बातें ये दोनों भी सुनते रहते हैं। सेल्वी भास्कर पर गुस्सा करने लगती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ। उसी वक्त वंदना भी भास्कर को कॉल करने पर भास्कर बताने लगता है कि मेरी माँ शादी से मना कर रही है। सो वंदना हमारी शादी भी कैंसिल। अपनी माँ को भी बताने लगता है कि ये सब कुछ नाटक था, शादी का नाटक। अब उसी रात भास्कर और विवेक बिना खाना खाए शहर पर चले जाते हैं। बाद में सेल्वी बिना किसी को बताए
केरला पर जाने का डिसाइड कर लेती है ताकि इसके दोनों बच्चों को अकल आए। लेकिन उसी वक्त वो घटना पेश आई। वही जंगली सुअर ने इस पर हमला किया। वो कुएं में गिर गई, बेहोश हो गई। बाद में भास्कर और विवेक अपनी माँ को काफी सारी जगहों पर ढूंढने लगते हैं। काफी सारे मंदिरों में केरला के पास जाते हैं, पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन नो यूज। कहीं पर भी सेल्वी का पता ही नहीं चलता। शायद 2 दिनों के बाद सेल्वी के बारे में कुछ पता चलता है। मतलब किसी के साइड से भास्कर के मामा को कॉल आने पर ये सारे लोग हॉस्पिटल पर जाते हैं। हॉस्पिटल में मेरी नाम की एक औरत पुलिस वालों को अपना बयान देने लगती है। उस रात जब कुछ क्रिश्चियंस उस रास्ते से जा रहे थे तो मेरी नाम की एक औरत जंगलों में से एक औरत की आवाज सुनकर उस तरफ भागने लगी। वहाँ पर जाने पर उन लोगों को सेल्वी तो नजर नहीं आती, लेकिन वो कुआं नजर आता है। मेरी को शक होकर कुएं में जंप लगाती है, तो इस तरह से सेल्वी की जान बचा लेती है ये मेरी। खैर सेल्वी होश में आने के बाद अपने बच्चों के बारे में याद करती है, लेकिन सेल्वी का भाई पहले अंदर जाता है। अब सेल्वी का भाई यही सोचने लगता है कि भास्कर और विवेक इसकी बेटी से शादी करने से मना किया, इसीलिए सेल्वी बहुत ही परेशान है। खैर जो भी हो, सेल्वी एक साइड से अच्छा ही हुआ, वो दोनों बच्चे बहुत ही डर चुके हैं। अब तुम ही उन दोनों को शादी के लिए मनवाओ। बाद में भास्कर और विवेक सेल्वी के पास आकर पहले ये दोनों सॉरी बोलने लगते हैं। सेल्वी ये चाहती थी कि पहले ये माफी मांगे अपने बच्चों से। अगर ये पहले माफी मांगती तो इसके बच्चे दोबारा शादी की बात उठाते। उसके बाद भास्कर और वंदना सच में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ संध्या भी अपने पेरेंट्स से यही बात कहने लगती है कि मैं शादी करूंगी तो विवेक से ही करूंगी। अपने घर के ऊपर पेंट से संध्या आई लव यू विवेक कहकर लिख चुकी होती है। खैर एक दिन सेल्वी के गांव में एक औरत का हस्बैंड कुछ एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है और शॉकिंगली वो औरत प्रेग्नेंट होती है। एक्चुअली उस लड़की की ज्यादा उम्र नहीं होती, यही कोई 20-22 साल होती है। इतनी छोटी उम्र से ही ये लड़की विधवा बन चुकी होती है। ये सब कुछ होने के बाद सेल्वी उस लड़की के बारे में सोचकर बहुत रो रही होती है। इसे देखकर भास्कर सेल्वी से कहने लगता है कि बस करो तुम्हारा रोना धोना, ये बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सेल्वी कहने लगती है कि मैं नाटक कर रही हूँ, वो मेघला मेरे सामने बच्ची थी, इतनी छोटी उम्र में वो विधवा हो गई और तुम लोग मेरी शादी के पीछे पड़े थे। अब उस मेघला की जिंदगी देखो कैसे गुजरेगी, अकेले औरत की जिंदगी कैसे होती है मुझसे पूछो। भास्कर भी कहने लगता है कि वही माँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी शादी करके नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। हस्बैंड मरने के बाद औरतों की जिंदगी वहीं पर नहीं रुक जाएगी। अगर इस गाँव में तुमने शादी किया तो तुम्हारी जैसी औरतों के लिए तुम इंस्पिरेशन बनोगी। वो मेघला भी दूसरी शादी कर सकती है, उसके बच्चे को एक बाप मिलेगा, उसे हस्बैंड मिलेगा। अगर कोई कदम उठाएगा तो बाकी लोग भी आगे बढ़ेंगे। माँ मैं चाहता हूँ कि तुम वो पहली कदम उठाओ। थोड़ी देर के बाद सेल्वी खुद भास्कर को कॉल करके कहने लगती है मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, जो होगा देखा जाएगा भास्कर। यह सुनने के बाद भास्कर और विवेक भी बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद भास्कर अपनी माँ के लिए हस्बैंड तलाश करना स्टार्ट कर देता है। एक लोकल मैट्रिमोनी वाले बंदे से मुलाकात करके अपनी माँ के लिए रिश्ता देखने के लिए कहता है और इसी तरह ये बात सीक्रेटली मेंटेन भी करने के लिए कहता है। इन चारों के अलावा किसी को भी ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। सो सेल्वी काफी सारे रिश्ते देखती है, लेकिन एक भी इसको पसंद ही नहीं आता। इसी दरमियान में वो पेरुमाल सेल्वी को देखकर इस पर शक करने लगता है। सोचने लगता है कि ये माँ बेटे जरूर कुछ खिचड़ी बना रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वो जो मेरी है ना, जिसने सेल्वी की जान बचाई, वो मेरी सेल्वी के लिए एक रिश्ता ढूंढती है अपने गांव में। सो सेल्वी को लेकर उस बंदे के घर पर जाने लगती है। उस बंदे का नाम होता है इरुमलई, वही विजय एंटोनी। ये इरुमलई सेल्वी को देखकर फ्लैट हो जाता है। उस मेरी को कुछ काम होने की वजह से इरुमलई से कहने लगती है कि भैया तुम सेल्वी को सड़क के पास छोड़ दो, वो चली जाएगी। तो इरुमलई भी ओके कहकर अपनी बाइक लेकर पैदल ही सेल्वी को दूसरी तरफ ड्रॉप करने के लिए जाता है। इसी दरमियान में अपने बारे में बताने लगता है कि इरुमलई ने 20 साल तक ओमान में काम किया था। कुछ सालों पहले इसकी बीवी इस दुनिया से चल बसी। ये इरुमलई बहुत ही हंसमुख किस्म का बंदा होता है, बहुत ही चिल तरीके से सेल्वी से बातचीत करते रहता है। इरुमलई की बातें सेल्वी को बहुत भाने लगती है। इसी बातों ही बातों में सेल्वी से अपने आंटी के बारे में बताने लगता है। मतलब इरुमलई के घर में इरुमलई और उसकी बूढ़ी आंटी रहती है जो चल नहीं पाती। सेल्वी से कहने लगता है कि अगर आपके दोनों बेटों को मैं पसंद आ गया, मतलब हम दोनों की शादी फिक्स हो गई, तो आप मेरी आंटी की चिंता मत करिए, मैं खुद मेरी आंटी की देखरेख करूंगा, आपको उनको छूने की भी जरूरत नहीं, आपके बेटों को बता दीजिए ये बात। यह सुनने के बाद सेल्वी और पिघल जाती है, अपना डिसीजन बताने लगती है कि मुझे भी
आपकी तरह रहना है। इरुमलाई भी कहने लगता है कि मुझे तो आपके साथ ही रहना है। इस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद एक दिन इरुमलाई की फैमिली वाले सेल्वी के घर पर आते हैं शादी की बात फिक्स करने के लिए। यहाँ पर एक और बात बताना भूल गया, इरुमलाई की एक बेटी भी होती है। उसके बाद जब शादी का डेट फिक्स होने वाला होता है तो भास्कर मना करने लगता है कि इतना जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं, जैसा आप लोग हमारे घर पर आए हो एक दिन हम भी आपके घर पर आएंगे, देखेंगे, अगर पसंद होगा तब शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। भास्कर की ये बात सुनने के बाद सेल्वी और इरुमलाई थोड़ा सा मायूस होने लगते हैं। ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, अगर भास्कर ने मना कर दिया तो। दूसरी तरफ सेल्वी की एक और बहन को ये बात पता चलती है कि सेल्वी के बेटे सेल्वी की शादी करने वाले हैं। दूसरे दिन भास्कर इरुमलाई के पास आकर कहने लगता है, मेरी माँ को आप पसंद हो, सो हमें भी पसंद है ये रिश्ता। मैंने उस दिन इसलिए मना किया क्योंकि शादी का डेट किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर डेट पता लग जाएगा तो कुछ लोग शादी को रोक सकते हैं। इरुमलाई पूछने लगता है, तो बेटा कब होगी शादी? भास्कर कहने लगता है, कल ही होगी शादी। और उसी तरह भास्कर इरुमलाई को पापा कहकर भी बुलाने लगता है। अब उस पेरुमाल को ये बात पता चलती है कि इनके गांव के मंदिर में भास्कर किसी की शादी करने वाला है। किसकी शादी करने वाला है ये बात पता नहीं चलती इसको। सारे पॉइंट्स जोड़ने के बाद पेरुमाल को ये बात समझ में आ ही जाती है कि भास्कर अपनी माँ की ही शादी करवाने वाला है। रातों रात वो पेरुमाल कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके इसी के बारे में बताने लगता है कि वो विधवा औरत एक और शादी करने वाली है। गांव वाले मर्द यही कहने लगते हैं, अरे पेरुमाल जी, उसकी माँ है, उसकी शादी करवाए या कुछ तो करवाए, हमें क्या लेना देना। पेरुमाल कहने लगता है, अरे पागलों, अगर उस सेल्वी की शादी हुई तो बाकी औरतें भी वही काम करने लगेंगे। कल तक सारी औरतें हमारी मुट्ठी में थी, हमारी बीवियां हमारी बात को माना करती है ना। अगर औरतें खुद अपना डिसीजन लेने लगी तो मर्द किस लिए? औरतें हमको नीचा दिखाने लगेंगी। इस चीज को यहीं पर दबा देना होगा। इस तरह से उकसाने लगता है गांव वालों को। दूसरी तरफ सेल्वी के घर पर इसके सारी फैमिली वाले आते हैं। इसका भाई, माँ, बहनें, सारे लोग सेल्वी को बहुत डांटने लगते हैं कि इस उम्र में तुमको शादी की पड़ी है, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे 2 बच्चे हैं, पहले उनकी शादी के बारे में सोचना होगा तुमको। इस उम्र में तुम शादी करके कांडवान करना चाहती हो? सेल्वी भी अपनी माँ से कहने लगती है कि जब मेरे बच्चे छोटे बच्चे थे उस वक्त मैंने तुमको मेरे घर पर बुलाया था रहने के लिए, लेकिन तुमने मना कर दिया था। तुम भी उस उम्र में अपने हस्बैंड के साथ कांडवान कर रही थी ना, इसीलिए अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं आई मेरे पास। ऐसा बोलते ही सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद इसकी फैमिली वाले सेल्वी को मारने की कोशिश करने लगते हैं गला घोटकर। लेकिन उसी वक्त वो मेघला सेल्वी के घर पर आने पर सेल्वी की फैमिली वाले वहाँ से चले जाते हैं। सेल्वी बेचारी बेहोश पड़ी होती है। वो मेघला सेल्वी को होश में लाती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पेरुमाल के कुछ आदमी भास्कर पर अटैक करने लगते हैं। भास्कर उन लोगों से बचकर एक पुलिस स्टेशन पर जाकर इंस्पेक्टर से इसकी कंप्लेंट करने लगता है, लेकिन वो पुलिस वाला इसकी कंप्लेंट को लाइटली लेने लगता है। उल्टा भास्कर का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम अपनी माँ की शादी क्यों करवा रहे हो और इसके लिए तुमको सिक्योरिटी चाहिए, जाओ जाओ यहाँ से। उसके बाद भास्कर और विवेक वापस अपने घर आते हैं तो इनके हाथों में सामानों को देखकर सेल्वी को ये बात पता चलती है कि कल ही सेल्वी की शादी है। मतलब खुद सेल्वी को ये बात पता नहीं होती कि कल इसकी शादी है। सेल्वी अपने मन ही मन ये सोचने लगती है, मेरी शादी होने के बाद मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। क्या मैं दोबारा मेरे बच्चों को देख नहीं पाऊंगी? क्या दोबारा इस घर में हम तीनों मिलकर खाना नहीं खा सकते? इस तरह से काफी सारे सवाल इसके मन में पैदा होने लगते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि इन सारे झगड़ों के बारे में भास्कर सेल्वी को नहीं बताता। सेल्वी के गले पर निशान होता है। भास्कर और विवेक इसके बारे में भी नहीं पूछते। बहुत ही कैजुअल से बिहेव करने लगते हैं कि इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हो रहा। सेल्वी खाना खाते खाते बहुत फूट फूट के रोने लगती है। अपने बच्चों से कहने लगती है कि मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। लेकिन भास्कर अपनी माँ को समझाकर अच्छे से रेडी करवाने लगता है, एक दुल्हन की तरह। सुबह होने के बाद सेल्वी, भास्कर, विवेक गांव के मंदिर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी इरुमलाई और उसकी फैमिली वाले नहीं आए होते। बहुत देर तक उसी मंदिर के पास इंतजार करते रहते हैं। सेल्वी यही सोचकर डरने लगती है कि कहीं इनके गांव वालों ने इरुमलाई पर हमला तो नहीं किया। ऑलरेडी मंदिर के पुजारी पर हमला कर चुके होते हैं कि वो पुजारी इस शादी को ना कर पाए। खैर बहुत देर के बाद इरुमलाई और उसकी फैमिली वाले मंदिर के पास पहुँच ही जाते हैं सेफली। उसी वक्त वो पेरुमाल गांव वालों को लेकर ये भी इस मंदिर के पास पहुंच जाता है शादी को रोकने के लिए।
जब गांव वाले इन लोगों पर हमला करने ही वाले होते हैं तो उसी वक्त 4-5 ड्रोन्स यहाँ पर आने लगते हैं। एक्चुअली वंदना और उसकी फैमिली वाले इनकी हेल्प कर रहे होते हैं, यहाँ की सारी चीजों को लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं। ये सारे ड्रोन्स देखकर वो गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब वो लाइव टेलीकास्ट देखकर पुलिस वाले भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं सेल्वी की हेल्प के लिए। भास्कर को सॉरी बोलकर वो इंस्पेक्टर खुद पंडित बनकर उन दोनों की शादी करवाने लगता है। फाइनल सीन में असली कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, मतलब उनकी फोटो। सेल्वी की दूसरी शादी के बाद उनके गांव में काफी सारे बदलाव आने लगते हैं। बहुत सारी औरतें दोबारा शादी करने लगते हैं। कोई अपनी बेटी की शादी करवाता है, कोई अपनी बहू की शादी करवाता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।